नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 8 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है संसाधन एवं विकास, उसका पाठ 1 संसाधन के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं और आज हम इसको लिखित रूप में करेंगे। और यही वीडियो, इसकी जो वीडियो है, जो इसका पूरा वर्णन है, ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा। बिना समय को व्यर्थ करें हम शुरू करते हैं। आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो सब क्लियर हो जाएं और आप अपनी कॉपी में के अंदर भी इसको आप लिख सकें। तो हम बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? प्रश्न 1 का जो दूसरा है भाग, संसाधन संरक्षण क्या है? तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? और चौथा, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो ये मैं लिखित रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपके लिए वीडियो के एंड में होगा, तो हम आपके सामने लिखित रूप में लेके आ रहे हैं। तो आपके सामने चारों के उत्तर मैंने लिखित रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? मतलब जो संसाधन है पृथ्वी पर वह असमान रूप से क्यों वितरित है? कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, ऐसा क्यों है? तो इसमें जो उत्तर है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, मतलब भू आकृतियों, जैसे आपको पता है कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेत के रेगिस्तान है, कहीं पे अब जलवायु अर्थात वहां पर कैसा मौसम है, और ऊंचाई कि वहां पे ऊंचाई समुद्र तल से कैसी ऊंचाई है, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जो ये विभिन्नता है इन जलवायु, ऊंचाई और वनस्पतियों की, इसके कारण ही पृथ्वी पर जो संसाधन है वह असमान रूप से वितरित है। तो दूसरा कहता है कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, तो संरक्षण जो ये इसका उत्तर है, ये आपके सामने है दूसरा, कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। संरक्षण मतलब संसाधनों को बचाना। तो कंजर्वेशन, तो हमारे जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन क्या है, उसका संरक्षण कैसे है? तो संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब कि आपके पास कोई संसाधन है, समझ लीजिए जैसे कोयला है हमारे पास में, कोई भी चीज है, आप उसका अंधाधुंध दोहन नहीं कर रहे हैं, इवन जल का भी आप उसको बहुत सद उपयोग कर रहे हैं, बहुत बुद्धि से यूज कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंसी से यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना। मतलब अगर आप उसको खत्म ही कर देंगे एक बारी में से, अगर आप लकड़ियां हैं, लकड़ी भी एक हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ों को आप काटते रहेंगे, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। अगर आपको जितनी थोड़ी बहुत आवश्यकता है, आपने थोड़ा बहुत उसके लिए ले लिया, बट उसकी जगह आपने फिर नए पेड़ उगा दिए और उसको समय दिया ताकि वह और उग जाए और बड़े हो जाए। तो संसाधन संरक्षण यही कहलाता है कि संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना, मतलब समझ से उपयोग करना, ये नहीं कि अंधाधुंध उसका दोहन करना, और उसको नवीकरण, नया बनने के लिए उसको समय देना। तो यहाँ पे जो है वो तीसरा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, तो मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब जैसे आपको पता है कि समझ लीजिए कि कोई लकड़ी है, या आप समझ लीजिए कि लोहा है, बहुत सारा लोहा है, तो आप क्या उसको घर में आके डायरेक्टली उसके ऊपर आप खाना बनाने लग जाओगे? पहले आप उसको परिष्कृत करोगे, स्टील बनाओगे, उसके बाद वो प्लेट बनेगी, और उसके बाद ही तो आप खाना खाओगे या कोई बर्तन बनेगा। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको परिवर्तित करता है मानव। इसलिए मानव संसाधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी योग्यताओं के द्वारा पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बना देता है। जैसे आप डायरेक्टली पत्तियां नहीं खा सकते हैं, लेकिन मानव क्या करता है कि उन पत्तियों के जो औषधीय गुण है जिससे बीमारियां दूर हो सकती है,
वह निकालता है, उसकी टैबलेट बना देता है, गोलियां बनाता है, दवाइयां बनाता है और वो आपको खिला देता है। इस प्रकार से मानव संसाधन बहुत 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 महत्वपूर्ण है मानवता के लिए, इस संसार के लिए, लेकिन सदुपयोग ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक जो पदार्थ है, जो प्रकृति के जो संसाधन है, उनको परिवर्तित करना, एक मूल्यवान रूप देना, उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। उसकी इसलिए इसकी महत्वपूर्णता बहुत अधिक है। जो तीसरा है वह आप देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, तो सतत पोषणीय जो विकास है वो क्या है? तो चौथा जो है वो कहता है कि सतत पोषणीय विकास जो है वह है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, मतलब हम ही लोग नहीं, अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। ठीक है, इस प्रकार से यूज करना हमारे संसाधनों का, उसको बचाना भी, उसका इस प्रकार से यूज करना ताकि आने वाली जो जनरेशन है भविष्य काल में उसका वह उपयोग कर सके, उसको ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत सरल भाषा में है, बहुत शॉर्ट में है, आपको बहुत इजी रहेगा कि, और 2 ही लाइन का है, आप इसको आराम से ले सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। आप ऐसे लिखेंगे उसके आगे ऐसे डॉट डाल के, और कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सके, साथ ही साथ भावी पीढ़ी, जो भविष्य की भावी पीढ़ी है, वह भी इसका उपयोग कर सके। तो साथियों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? ठीक है, तो उपयोगिता, पहला ऑप्शन है उपयोगिता, दूसरा ऑप्शन है मूल्य और तीसरा ऑप्शन है मात्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो नहीं करता, संसाधन को जो निर्धारित नहीं करता है वह है उसकी मात्रा। ठीक है, उपयोगिता और मूल्य निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार के लिए औषधियां हैं, दूसरा ऑप्शन है झरने का जल है, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। तो झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन तो प्राकृतिक है, लेकिन जो कैंसर की उपचार के लिए जो दवाइयां बनती है वह कौन बनाता है? वह बनाता है मनुष्य बनाता है। ठीक है, मानव निर्मित एक संसाधन है। कथन को पूरा कीजिए, इसी का ही है ये भाग कि अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। अनवीकरणीय मतलब जो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वह क्या होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनके ना बहुत सीमित भंडार होते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनते हैं, ये बहुत सालों में बनते हैं, और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न नहीं होते। मतलब पहले वे जैविक होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वे दब जाते हैं, उसके द्वारा वो पेट्रोलियम बनते हैं, कोयला बनते हैं, पेट्रो रसायन बनते हैं। इसलिए सिर्फ अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वे सीमित भंडार वाले होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि क्रियाकलाप, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए उन उबरे मोती मानुस चून। ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें जो उत्तर है वह है कि कवि जो है वह पानी के बारे में बोल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपके सामने उत्तर है कि जो कवि है इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। तो पहला जो प्रभाव है कि जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जो जल की संचरण की क्रिया है वह समाप्त हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा। तो जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर जल और वायु है। पृथ्वी एक दुर्लभ ग्रह है पूरे सौर मंडल में, और अभी तक ब्रह्मांड में जो मनुष्य को पता है कि यहीं पे जीवन है, क्योंकि यहाँ पे जल और वायु दोनों ही हैं।
पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। पानी नहीं रहेगा तो आप कैसे डालोगे खेतों में पानी? कोई उद्योग नजर नहीं आएगा। और जो 8वां है कि समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन का समाप्त हो जाना। तो बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे में बताया गया है। आप इसको अपने भाषा में भी ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक और प्रश्न है यहाँ पे, आओ खेलें। तो क्या बोलते हैं कि सोचिए कि आप एक प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। और आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? आप कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में, मतलब आज से 100 साल बाद में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? आप क्या बता सकते हैं कि अब पवन का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? मतलब अगर आप पहले जन्म में, या मतलब पहले जन्म कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब आज से बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले अगर आप कहीं पठार पे रहते हो तो आप वहां पे पवन का कैसे इस्तेमाल करते होगे, और 100 साल बाद आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पवन का क्या उपयोग है, पवन क्या संसाधन है, तो आपको बताना है कि है या नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं उत्तर इसका। तो साथियों, जो पवन ऊर्जा है उसके रूप में हम हवा को इस्तेमाल करते हैं। और पवन ऊर्जा से क्या होता है, देखिए, नवीकरणीय एक ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन है। वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाए, ठीक है। इनमें से कुछ असीमित और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, मतलब असीमित है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आप कितना भी आप यूज कर लो सौर ऊर्जा का, वो खत्म नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये असीमित है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल है, मृदा है, वन का लापरवाही से जो यूज किया जाता है, उससे उसका भंडारण प्रभावित होता है। जल असीमित और नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत भागों में बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पे हम पवन की बात कर रहे हैं, और पवन में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए कि ये एक कोई जमीन है, खेत है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़े जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक वो होता है, पोल होता है, और उस पे ऐसे इस प्रकार से और विंड पवन चक्की होती है। इस पवन चक्की पर जब हवा चलती है और हवा इस पे लगती है, तो ये क्या होता है, ये गोल गोल घूमती है। और जब ये गोल गोल घूमती है, तब जो यहाँ पे डायनेमो लगा होता है, जो इसका एक रूम होता है, इसके अंदर ये पवन चक्की पे जो हवा लगती है और जो ये चक्की घूमती है, ये आपको पता है कि गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से हम बिजली बनाने का कार्य करते हैं। बहुत सारी जगहों पर संसाधन इस पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो लोग छत्तीसगढ़, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते होंगे, या राजस्थान या मध्य प्रदेश के राज्यों से बिलोंग करते होंगे, तो उन्होंने अपने गांव के आसपास जरूर देखा होगा कि वहां पे इस प्रकार से पवन चक्की है। तो बहुत ही सुंदर ये हमारा चैप्टर रहा है। कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर, जो हमारे ये नई बुक है इसलिए इस बुक में इतने क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ पुरानी बुक है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, तो मैं वो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है साथियों, मैं थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ये पुरानी किताब में था कि संभाव्य और वास्तविक संसाधनों में अंतर बताना था आपको, तो लेकिन मैं करवा देता हूँ। इन किताबों में नहीं है, नई जो न्यू बुक्स में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि संभाव्य संसाधन वह होते हैं, वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकता, मतलब पता नहीं कि वह कितने इस धरती पर।
इन संसाधनों की मात्रा का ज्ञान होता है। जो वास्तविक संसाधन होते हैं उनका हमें ज्ञान होता है, पता होता है कि कितने धरती पर है। संभावित संसाधनों में इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। और वास्तविक जो संसाधन है वो इस समय इनका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। ठीक है, तो सर्वव्यापक जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि सर्वव्यापक जो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो वह संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य की रोशनी आदि। ठीक है, जो हर जगह पाया जाता है। हवा हर जगह है, सूर्य की रोशनी हर जगह है, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, अयस्क आदि। तो बहुत सिंपल, सर्वव्यापक संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं, सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी और वायु। स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, कोयला, लोहा, अयस्क। संभाव्य संसाधन वह होते हैं जिनकी मात्रा पता नहीं है और इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में हो सकता है। वास्तविक संसाधन वह है जिनके बारे में हमें पता है कि वह कितने हैं। जैसे बहुत सारे संसाधनों के बारे में हमने अनुमान लगा रखा है कि धरती पर ही इतना संसाधन है और इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो प्रश्न उत्तर। विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो नीदरलैंड में की जाती है। वैसे भारत में भी की जाती है लेकिन नीदरलैंड में सबसे ज्यादा की जाती है। मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब अधिक संसाधनों का निर्माण करने के लिए जो हम लोग स्किल लेते हैं उसको मानव संसाधन विकास कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। संसाधनों का पुनः चक्रण द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए और संसाधनों का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। ठीक है, एक उसका सिंबल होता है रिसाइकिल का, है ना। आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है? तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल को ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है, आप उदाहरण रूप से बता सकते हैं कि जल को हमने बिजली बना दिया है, पवन से हमने बिजली बना दी है, सौर से हमने बिजली बना दी है। इस प्रकार से भारत के कोई 2 क्षेत्र बताइए जहां पर पवन फॉर्म स्थापित किए गए हैं। तो तमिलनाडु के नगर कोइल में और गुजरात के तटों पर। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको तमिलनाडु की बात में बताया भी था। पारितंत्र की संरक्षण हेतु हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा परितंत्र की संरक्षण के लिए सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, सस्टेनेबल रूप से हो, ताकि भविष्य के में बच्चे या हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह इसका इस्तेमाल कर सके। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। वास्तविक संभाव्य संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो वास्तविक संसाधन जो है वह मैंने आपको बताया था कि जो हमें पता है कहाँ पे है। तो जर्मनी के प्रदेश में जो कोयला है, पश्चिम एशिया में खनिज जो तेल है और महाराष्ट्र के दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी वास्तविक संसाधन है, जो कि हमें पता है कि वह कितनी है उसका हमें ज्ञान है, लेकिन संभावित संसाधनों के बारे में पता नहीं। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभावित संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यूरेनियम। ठीक है, अगला है कि सामान्यतः संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन।
प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल और मृदा। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन के अंतर बताइए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अतिरिक्त प्रश्नों में है और ये चैप्टर के अंदर ऑलरेडी है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को पॉज करके 360p पे आप देख सकते हैं। फास्ट लगे स्लो कर लीजिएगा और स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद नया बनने में, नवीकृत या पुनः पूरित होने में इन्हें हजारों वर्ष लग जाते हैं। और उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। लेकिन एक प्रश्न और इसका रह गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि एक पत्थर, एक पत्थर, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। देखिए, स्टेपू खेलने के लिए आप एक पत्थर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, स्टेपू खेलने के लिए आप एक खिलौना आप मान सकते हैं इसको। पेपर वेट की तरह, मतलब आप जब पेपर वेट की तरह पेपर जब उड़ना जाए तो उसके ऊपर रख दे देंगे, तो आप उपकरण की तरह टूल के रूप में मान सकते हैं। मसाले पीसने के लिए आप भी एक टूल हो जाएगा, औजार हो जाएगा। अपने बगीचे, कमरे को सजाने के लिए सजावट का सामान हो सकता है। बोतल को खोलने के लिए भी उपकरण हो सकता है। और गुलेल में रख के मारने के लिए शस्त्र हो सकता है। ये देखिए, किताब में आपको मारना नहीं है किसी को भी, लेकिन ये किताब में बताया गया है कि आप उसका उपयोग क्या कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे है कि आप एक पत्ती का उपयोग क्या कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप पत्ती क्या कर सकते हो। तो अगर वह जैसे आपने औषधीय पत्ती होती है तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेज पत्ता है, ठीक है, तेज पत्ता है, तेज पत्ते को आप या कड़ी पत्ता जो है उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं खाने में। और आप पत्तियों से, आपने देखा होगा कि घर में जब दिवाली होती है या कोई पूजा होती है तो पत्तियों को, अशोक के पेड़ की पत्तियों को या आम के पेड़ की पत्तियों को आप अपने घर में सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे उसे डोरी में बांध लेते हैं पत्तियों को और वह आप गेट पे लगा देते हो, है ना। और ऐसे ही 2-3 चीजें हैं, खाने में इस्तेमाल हो गया, सजावट में इस्तेमाल हो गया पत्तियां। और किस किन चीजों में, इवन आप देखेंगे कि बर्तन के रूप में पत्ती इस्तेमाल होती है। जो केरल में या जो कर्नाटक, तमिलनाडु में से जो लोग बिलोंग करते हैं, या हमारे यहाँ पे भी इधर क्या कहते हैं, मध्य भारत में भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही बहुत सारी पत्तियों को मिला के एक ऐसी प्लेट सी बना देते हैं और उसके ऊपर खाना परोसा जाता है। तो इस प्रकार से आप खाने के लिए बर्तन का भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब खाना खाने के लिए पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बता दिए हैं, आप 2-3 और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने ज्यादा होशियार हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको चैनल कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बहुत अच्छा सा मैसेज है आपके लिए जो कि मेडिटेशन रिलेटेड है। जो बच्चा पढ़ाई अच्छी करना चाहता है उसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एज में हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सब मेडिटेशन करते हैं और उससे ध्यान करने से उनकी जो फोकस पावर है वो बढ़ जाती है। आपके सामने वीडियो में अभी मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूंगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इवन आप जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक, बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिफरेंट जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। आप उस पर जाइए, एक बार जरूर करिए। आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसका अनुभव जरूर लीजिएगा। यह हमेशा फ्री है मेडिटेशन, और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, आपकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए, जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें अच्छा करने के लिए आपको ये बहुत 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 फायदा करेगी। तो आपके लिए ये स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये स्क्रीन पे है आपके सामने, इन लिंक्स को आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं।